हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटोलिथ के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत दफ़े काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था और कहा था कि जो है आप इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये टर्म मेरे द्वारा ही यूज़ किया गया था एक वीडियो के अंदर, जहां मैंने ग्रेविटोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था ऑक्सिन की वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था स्टैटोलिथ, और ये आपसे बोला हुआ था कि स्टैटोलिथ के बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन तब तक मुझे याद आया कि स्टैटोलिथ एक टॉपिक मैंने बोला हुआ था, उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। स्टैटोलिथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके वीडियो आपको बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेंगे, और बुक्स के अंदर भी जितने भी फॉरेन राइटर्स के बुक होते हैं उनके अंदर ये स्टैटोलिथ जो चीज़ है वो आपको मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ के काफ़ी कम बुक्स जो हैं वो इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनके बारे में बताते हैं। इस स्टैटोलिथ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमें जो जियोट्रोपिज्म होता है हमारे प्लांट के अंदर ऑक्सिन के द्वारा, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड ये थियरी होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ऑक्सिन होता है वो ग्रेविटी की तरफ जो होता है वो कम होता है, और ग्रेविटी के अपोजिट की तरफ जो होता है उसका सिक्रीशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो ये हम कहते हैं कब, जब हम एक नॉर्मल जियोट्रोपिज्म को देखते हैं और जब हम एक नॉर्मल जियोट्रोपिज्म की बात करते हैं। लेकिन स्ट्रेटोलिथ जो एक थियरी थी वो बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट बन करके आया, और ये थियरी कहीं ना कहीं पे प्रूव भी करता है अपने आप को, और अपने आप को सही भी साबित करता है कई मामलों में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैटोलिथ की, तो स्टैटोलिथ आखिर होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, पहले सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी मसलों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटोलिथ के डिस्कवरी की, तो स्टैटोलिथ की जो डिस्कवरी की थी वो हमारे साइंटिस्ट थे कोटिलेब, हैबरलैंड एंड बी नीमेक। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार इस थियरी के बारे में बताया था, और कहा था कि जो स्टैटोलिथ होता है हमारा, बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये हमारा जो स्टैटोलिथ होता है ये क्या होता है, ताकि आप समझ सकोगे क्या होता है। क्या होता है बेसिकली स्टैटोलिथ थियरी किस बात को बताना चाहती है, आप इसकी बात ध्यान सुनिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूँ, कहता हूँ कि भाई आप एक गुब्बारे को ले लीजिए, ठीक है ना, और एक गुब्बारे के अंदर आप एक तकरीबन मान लो कि एक गुब्बारे के अंदर आप तकरीबन 200 ग्राम्स का कोई भी एक भारी चीज़ जो है उस गुब्बारे में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे आप गुब्बारे को चाहे लेफ्ट मोड़ो चाहे राइट मोड़ो, बार बार वो खड़ा कहाँ पे होकर के होगा, जहां पे वो 200 ग्राम का वेट मौजूद होगा। मतलब 200 ग्राम का जो वेट होगा वो हमेशा जमीन की तरफ होगा, और जब वो जमीन की तरफ होगा तो गुब्बारा हमेशा सीधा खड़ा होगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मतलब जिधर की तरफ वो वेट होगा वहीं पे गुब्बारा जो है स्टेप जी। यहाँ पे जो स्टैटोलिथ की जो बात हुई थी, स्टैटोलिथ जो होता है, स्टैटोलिथ एक कुल मिलाकर के एक एमाइलोप्लास्ट होता है, और जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये बेसिकली स्टार्च को कंटेन, स्टार्च को रिजर्व करते हैं। ये मतलब एक तरह से ये सुगर्स को स्टोर करते हैं, स्टैटोलिथ स्टार्च को स्टोर करते हैं, हर एक सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। क्या करते हैं? हर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, फिर वो चाहे कोई रूट हो, फिर वो चाहे कोई शूट हो, वहां पे स्टैटोलिथ हमारा जो होगा वो मौजूद होगा। और ऐसी सेल्स जो स्टैटोलिथ को कंटेन करती हैं, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। क्या कहते हैं? स्टैटोसिस्ट कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज को तो आप समझ में आपको आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से, जैसे मान लो कि ये कोई स्टेम है, रूट है, मान लो कोई रूट है, तो रूट में जब आप ऊपर की तरफ मान लो स्टैटोलिथ है और आपने इसको ऐसे ग्रेविटी के इस कंडीशन में रखा है, तो भारी होने के कारण वो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे होगा ना, समझ रहे हो? मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम किसी भी रूट की सेल को अगर मैं हॉरिजेंटली लेता हूं, ठीक है ना, कैसा लेता हूं? हॉरिजेंटली लेता हूं, तो जो हमारा स्टैटोलिथ का जो पाउच है वो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका वेट होता है ना। तो अगर हमने मान लो कि ये, तो मान लो कि हमने इस तरह से लिया हुआ है कोई चीज, इस तरीके से, समझ रहे हो ना, खड़ा खड़ा इस तरह से लिया हुआ है, हॉरिजेंटल लिया हुआ है, तो स्टैटोलिथ किधर की तरफ है? नीचे की तरफ आ रहा है ना। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो सेल की ग्रोथ भी किधर होगी? नीचे की तरफ होगी ना। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? नीचे वाले सेल की ग्रोथ होगी ना, ऊपर वाले सेल की ग्रोथ थोड़ी ना होगी। क्योंकि स्टैटोलिथ क्या काम करता है, अभी आपको इसके फंक्शंस भी पता चलेंगे। क्लियर? मेरी बात इतनी समझ में आ रही? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि आप, एक गुब्बारा आता है लंबा वाला, ठीक है ना, बड़े वाले जो गुब्बारे आते हैं, लंबे वाले जो एकदम जिससे वो मंकी की पूछ वूछ वगैरह बनाते हैं, बड़े लंबे वाले गुब्बारे, उसके अंदर आप एक क्या कर दो कि 200 ग्राम का लोहे का कोई छर्रा डाल दो या बॉल डाल दो, तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा ऐसे
मुड़ जाएगा, एक जगह से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। कैसा हो जाएगा, मुड़ करके नीचे आ जाएगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि वो स्टैटोलिथ है, वो छर्रा क्या है, वो स्टैटोलिथ है। जिधर की तरफ स्टैटोलिथ का वेट होगा, मूवमेंट उधरी की तरफ हो जाएगी। क्लियर, यही चीज कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पे आप अगर देखो तो निमैक प्रपोज द थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी इज रिसीव्ड बाय स्टैटोलिथ। कहते हैं कि इस थियरी के मुताबिक जो हमारी स्टिमुलस है, जो ग्रेविटी का जो स्टिमुलस है, जो ग्रेविटी को जो पकड़ने की जो पावर होती है, ग्रेविटी की तरफ जाने की जो कंडीशन होती है, वो किसके द्वारा होती है, स्टैटोलिथ के द्वारा होती है। स्टैटोलिथ इज स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। स्टैटोलिथ क्या होता है, स्टैटोलिथ जो होता है वो एक तरह का एमाइलोप्लास्ट होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, जो कि हमारे सुगर्स वगैरह को कंटेन करता है। दीज एमाइलोप्लास्ट हैव लार्ज डेंस स्टार्च ग्रेन इन देम, और इनके पास स्टार्च मौजूद होता है। द स्टार्च ग्रेन सेटल ऑन द सेल ऑफ द रूट, मतलब कि अगर ग्रेविटी यहां है, नीचे की तरफ अगर ग्रेविटी है तो स्टैटोलिथ हमेशा किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। ध्यान समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। अगर आप क्या कर दो कि लंबे वाले गुब्बारे को लो और उसमें छर्रा डालोगे तो छर्रा किधर की तरफ आएगा, ग्रेविटी की तरफ आएगा ना हमेशा। उसी तरह स्टैटोलिथ भी किधर की तरफ आता है, एमाइलोप्लास्ट ग्रेविटी की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ उस तरफ होगी जिस तरफ स्टैटोलिथ मौजूद होगा। ध्यान सुनना, जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ उस तरफ होगी जिस तरफ स्टैटोलिथ मौजूद होगा। और स्टैटोलिथ जो स्टार्च कंटेन एमाइलोप्लास्ट है, वो क्या है कि वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही मूवमेंट करता है। इसीलिए रूट हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। समझ में आ रही मेरी बात? यही चीज मैं आपको अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे कहते हैं कि टू ग्रेविटी एंड रिसीव द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के स्टिमुलस को रिसीव करती है। द स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। जो हमारा स्टैटोसिस्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट इन टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के टिप पे मौजूद होता है, जहां पे उसमें स्टैटोलिथ मौजूद होते हैं। इन द रूट एंडोडर्मिस एंड सीट ऑफ वेस्कुलर बंडल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड यंग फोलियस। मतलब कि ये स्टैटोलिथ हमें प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिलते हैं और अपना एक्शन करते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहा है तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूं कि आप एक लंबा वाला जो गुब्बारा आता है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा फिर भी जान लो कि लंबा एक गुब्बारा ले लो, खूब लंबा, और उसके अंदर आप एक छर्रा छोड़ दो तकरीबन 200 ग्राम का, तो छर्रा किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा मतलब ग्रेविटी की तरफ आएगा। वो छर्रा क्या है, स्टैटोलिथ है। अगर मैं किसी भी रूट को हॉरिजॉन्टल रखूं तो इसका स्टैटोलिथ किधर आएगा, सेल के नीचे तरफ आएगा। जाहिर तौर पे जो हमारा रूट को अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखूंगा फिर भी उसकी ग्रोथ हमेशा नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि स्टैटोलिथ का जो वेट है वो उसी तरफ है। जो शुगर मूव कर रही है वो ग्रेविटी की तरफ ही मूव कर रही है। अब कहोगे कि स्टैटोलिथ है तो शुगर होने से क्या ग्रोथ हो गई? नहीं, स्टैटोलिथ ग्रोथ की तरह काम नहीं कर रहा है। स्टैटोलिथ एक फैक्टर की तरह काम करेगा जो कि हमारे ऑक्सिन को जाने के लिए सेल में चैनल्स को ओपन करेंगे, जिसके द्वारा ऑक्सिन हमारा एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। स्टैटोलिथ कोई न्यूट्रिशन तो करेगा, उसकी बात छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं ऑक्सिन जाना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सिन ही वो हार्मोन है जो कि क्या करानी है, ग्रोथ कराएगी ना। ऑक्सिन ही तो नीचे की तरफ ग्रोथ कराएगी। तो नीचे की सेल में ऑक्सिन कैसे पहुंचा? वो पहुंचता है किसके द्वारा? स्टैटोलिथ के द्वारा। किसके द्वारा? स्टैटोलिथ के द्वारा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्टैटोलिथ की मैकेनिज्म। यहां पे देखिए स्टैटोलिथ आपका आया सेल के अंदर, क्या आया, स्टैटोलिथ आया सेल के अंदर। तो जाहिर तौर पे अगर सेल इस तरह से है तो स्टैटोलिथ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी की तरफ आएगा, है ना। स्टैटोलिथ आया है अगर सेल में तो स्टैटोलिथ किधर की तरफ आएगा, ग्रेविटी की तरफ आएगा। जब वो ग्रेविटी की तरफ आता है स्टैटोलिथ हमारा, जब स्टैटोलिथ हमारा ग्रेविटी की तरफ आता है तब वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आने के बाद जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं, वहां पे मौजूद जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो मौजूद कैल्शियम आयन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कैल्शियम आयन सिक्रीट होते हैं तो वहीं सेल में हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल मॉड्यूलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन पहले तो इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम इसके पास जाकर के बाइंड करता है ये हमारी एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है?
एक्टिवेट हो जाती है। और एक बार अगर कॉलमॉडुलिन एक्टिवेट हो गई तो फिर कॉलमॉडुलिन क्या काम करती है कि आपके जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं उसको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होने के बाद ऑक्सिन, यहां पे सेल में मौजूद जो ऑक्सिन होता है जो अभी तक जाने का रास्ता नहीं था, अब ये ऑक्सिन बहुत ही आसानी से इस चैनल से होते हुए किसी दूसरे सेल में पहुंच जाता है और उसकी ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? अपने नेबर सेल की ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। क्लियर? और उसके बाद फिर कैल्शियम आयन भी जाता है और दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल पे जाकर के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाकर के बाइंड कर जाता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कुल मिलाकर के जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट प्रिकॉर्सर मॉलिक्यूल था जिसके द्वारा आगे ये सारी प्रोसेस हुई, वो था स्टैटोलिथ। स्टैटोलिथ ने इस चैनल को खोलने में इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है। स्टैटोलिथ आया, नीचे की तरफ आता है, हमेशा स्टैटोलिथ किधर की तरफ बैठता है, नीचे की तरफ। नीचे कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आता है और फिर यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाता है। और जब कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है तो फिर यहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है कॉलमॉडुलिन, ये एक्टिवेट हो जाती है और फिर ये प्रोटीन ओपन कर देती है इस चैनल को ताकि ऑक्सिन इससे बाहर जा सके और दूसरी सेल में पहुंच सके। इस तरीके से जब हम सेल को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, जब हम किसी भी रूट को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी भी रूट को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो भले हम उसको कितना भी हॉरिजॉन्टल रखें, जो स्टैटोलिथ है वो हमेशा किसकी तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ग्रोथ भी किधर की तरफ होगी, ऑक्सिन किधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, नीचे की तरफ ही ट्रांसपोर्ट होगा। और जब जो ऑक्सिन है नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो उस कंडीशन में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे वाले सेल में अगर ऑक्सिन आता है तो उस सेल की ग्रोथ पक्का है, उस और बाकी सेल डिक्रीज होंगी साइज में, मतलब अगल बगल की जो दूसरी हैं रूट को छोड़ करके सेल, उनमें डिक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। स्टैटोलिथ थियरी इस बात को प्रमाणित करती है, इसके कई एविडेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इसको बहुत ही आसानी से समझिएगा। मैं भी थोड़ा सा वो हूं कि मतलब ये चीज आपको कितनी हद तक समझ में आई होगी, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझ, जैसे हम लोग जियोट्रॉपिज्म का करते थे, नॉर्मल जियोट्रॉपिज्म के अंदर हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग क्या करते थे, एक रूट को ऐसे रख देते थे जमीन में, फिर हम ये कह देते थे कि भाई चूंकि ग्रेविटी की अपोजिट साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर की साइड की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो जो कर्विंग है वो इधर से इस तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का सिंथेसिस इधर ज्यादा होता तो कर्विंग ऊपर की तरफ होती, चूंकि ऑक्सीजन सिंथेसिस इधर ज्यादा है तो कर्विंग इधर की तरफ होगी। ये हमने सिंपल वाले में कहा था, लेकिन यहां ऐसा ये बोल तो दिया था कि ठीक है भाई जियोट्रॉपिज्म है, लेकिन ऐसा क्यों, ऑक्सीजन ऐसा क्यों कर रहा है कि इधर की तरफ ग्रोथ ज्यादा कर रहा है? बात वही है, बात यह है कि स्टैटोलिथ भले ऊपर की तरफ मौजूद हो लेकिन धीरे धीरे वो कहां सेटल डाउन होगा, नीचे की तरफ, नीचे की सेल में सेटल डाउन होगा। और जब नीचे सेटल डाउन होगा सेल के, तो उसके बाद वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और फिर कॉलमॉडुलिन एक्टिवेट होता है और कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं और फिर से ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसी दूसरे सेल के अंदर और फिर वो सेल्स अपनी ग्रोथ करनी वगैरह शुरू करती है। तो यहाँ पे दिस थियरी सजेस्ट दैट प्लांट मूव्स फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस थियरी के अनुसार कि इसमें प्लांट क्या करती है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मूव करती है। एज अ रिजल्ट द स्टैटोलिथ चेंज देयर। अगर हम किसी प्लांट के वर्टिकल वाले पोर्शन को हॉरिजॉन्टल रख दें, वर्टिकल वाले पोजीशन हॉरिजॉन्टल रख दे तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगी। कहने का मतलब ये है कि स्टैटोलिथ को हम जिस भी पोजीशन में रखेंगे वो हमेशा जिधर की तरफ ग्रेविटी होगी उधरी की तरफ वो मूव करेगी। लिख के ले लो, स्टैटोलिथ हमारा जो है वो जिधर की तरफ ग्रेविटी होगी उधरी की तरफ वो मूव करती है। आगे कहते हैं द स्टैटोलिथ फॉल्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टैटोलिथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आती है, इट रिलीज कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करती है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, हाई, जब कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है तो कॉलमॉडुलिन एक्टिवेट हो जाता है। कॉलमॉडुलिन इज स्मॉल प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल। कॉलमॉडुलिन एक स्मॉल प्रोटीन होती है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉलमॉडुलिन एक्टिवेट सेवरल एंजाइम सिस्टम। कॉलमॉडुलिन जो होता है वो कई तरीके के एंजाइम्स के थ्रू एक्टिवेट करता है। कॉलमॉडुलिन स्विच ऑन द पंप ऑफ कैल्शियम आयन एंड IAA प्रेजेंट इन द सेल।
ये क्या करती है कि कैल्शियम आयन और IAA जो चैनल्स होता है उसको ओपन कर देती है और फिर उसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम आयन एंड IA पास अक्रॉस द टिश्यू एंड नेक्स्ट जो भी सेल्स है उसके अंदर ये चले जाते हैं और या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज जो भी फंक्शन करना होता है ये अपना करते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों यही था स्टैटोलिथ थियरी और यही थी इसकी मैकेनिज्म। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं एविडेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एविडेंस है जो इस थियरी को सही करार देते हैं। यस, कुछ ऐसे एविडेंस है जो इस थियरी को बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको सही करार देते हैं, जैसे कि सम म्यूटेंट मेज, कुछ ऐसे म्यूटेंट मेज हैज स्मॉलर एमाइलोप्लास्ट, उनके पास में जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, जब जिसके कारण वो क्या होते हैं कि ग्रेविटी के प्रति बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं। रीजन समझ रहे हो ना यार, कम एमाइलोप्लास्ट है तो वेट नहीं होगा और जब वेट नहीं होगा तो फिर वो नीचे की तरफ आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर आप उस गुब्बारे पे 200 ग्राम का वेट ना लाद करके उस पे 2 ग्राम का वेट लाद दोगे तो गुब्बारा तो भाई उतना खुद ही सह लेगा ना, वो नीचे की तरफ क्यों आएगा। वेट होना जरूरी है, मतलब कि अमाउंट होना जरूरी है। तो इसलिए ये थियरी जो है यहाँ पे भी सही मानी जाती है। द ट्रीटमेंट ऑफ कोलियोप्टाइल, यहाँ पे क्या किया गया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट किया गया कोलियोप्टाइल जो था उसको जिब्रेलिन एंड काइटेनिन एंड हाई टेम्परेचर, उसको जिब्रेलिक एसिड और काइटेनिन दिया गया हाई टेम्परेचर पे, डिस्ट्रॉय द एमाइलोप्लास्ट, और एमाइलोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो क्या देखने को मिला, देयरफॉर दीज स्टेम एंड कोलियोप्टाइल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। तो भैया जाहिर तौर पे ये भी क्या हुआ कि ग्रेविटी की तरफ स्टिमुलेट नहीं हुए। रीजन निकल के आया ना भाई कि कोलियोप्टाइल में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता था। दिस स्टार्च ग्रेन रीअपियर इन एमाइलोप्लास्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ दिनों बाद जो स्टार्च ग्रेन है वो फिर से एमाइलोप्लास्ट वहां पे रीअपियर होना शुरू कर, देयरफॉर द सेंसिटिविटी रीअपियर, और फिर से वो प्लांट अपनी सेंसिटिविटी को रीअपियर करती है, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती है। आशा है आपको वीडियो पसंद है, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितने कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूँ बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अगला वीडियो मैं बना दूंगा, थोड़ा सा इस बार और अच्छा विजुअल रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।